सीजन 2 में अभी तक हमने देखा कि ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट मेंबर शेन को रिक ने गोली मार दी क्योंकि वो रिक को मारने वाला था। वहीं ज़ॉम्बीज़ होर्ड्स फार्म हाउस में पहुंच गए जिसे सबको मजबूरन वहां से भागना पड़ा। रिक ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि वो इस ग्रुप का लीडर है और एंड्रिया ग्रुप से अलग हो गई है और उसे किसी डार्क हुडी पहने शख्स ने बचा लिया जिसके बारे में वी हैव गॉट नो इन्फॉर्मेशन। ये है सीजन 3 का पार्ट 1। इसके टोटल 4 पार्ट्स है और हर पार्ट्स में 4 एपिसोड्स मिलेंगे। तो अब सीजन 3 का सबसे फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि रिक और उसका ग्रुप पिछले 8 महीने से हर एक दूसरे जगह बेस्ट शेल्टर ढूंढने के लिए भटक रहे हैं और अभी तक इन्हें कोई सूटेबल जगह नहीं मिली है और हर जगह वॉकर्स पहुंच जाते हैं। वहीं अब दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। इनफैक्ट मैं अभी बता देता हूँ कि ये सीजन वन ऑफ द बेस्ट धमाकेदार सीजन होने वाला है। When I was watching मेरा एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल हो गया था, इसलिए ये वीडियो पूरी देखना। इतने वक्त से शेल्टर की तलाश में घूमते हुए सबकी हालत पस्त हो चुकी है और लॉरी भी प्रेगनेंसी के फाइनल मंथ्स में ही है। मतलब कभी भी लॉरी अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। तो इसी के लिए रिक कोई सेफ जगह ढूंढ रहा है ताकि वो उसकी डिलीवरी अच्छे से कर सके। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं रिक और डैरल खाने की तलाश में जाते हैं और तभी रिक और डैरल को एक प्रिजन दिखाई देता है और इसके बाद रिक और बाकी सभी प्रिजन से फेंस को काट कर घुस जाते हैं और प्रिजन के कोर्टयार्ड में जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे सभी को मार देते हैं। अब रात हो जाती है और सभी कैंप लगाते हैं और रिक का मानना है कि हमें प्रिजन के अंदर बहुत सारी सप्लाईज मिल सकती हैं और रहने की जगह भी, और ये जगह हमारे लिए गोल्ड माइन है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्रिजन के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मिल सकते थे। इसलिए रिक कहता है कि हम सब कल सुबह प्रिजन को क्लियर करेंगे ताकि हम सब सेफली आगे के लिए रह सके। अब हम देखते हैं कि लॉरी रिक से बात करती है और कहती है क्या हम कुछ दिन कोर्टयार्ड में नहीं बिता सकते। तो रिक मना कर देता है और इनकी बातों से ऐसा लगता है कि इन दोनों का रिलेशन अब सही नहीं चल रहा है जब से शेन की मौत हुई है। और अगला दिन होता है जब रिक और बाकी लोग इनर प्रिजन यार्ड को क्लियर करने में लग जाते हैं। वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और इसके बाद रिक और बाकी लोग एक सेल ब्लॉक तक पहुंच जाते हैं और वहां 2-3 ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद पूरा ब्लॉक क्लियर कर देते हैं। दूसरी तरफ वो लॉरी और बाकी लोगों को भी बुला लेते हैं जिससे ग्रुप के सभी लोग सही से रह सके। मीनवाइल हम एंड्रिया को देखते हैं जो सीजन 2 में ग्रुप से अलग हुई थी और उसको एक मिशोन नाम की लड़की ने बचा लिया है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब एंड्रिया मिशोन के साथ है बट एंड्रिया की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और मिशोन उसको मेडिकेशन देती है। अब ये दोनों इधर उधर भटक रहे हैं। एंड्रिया मिशोन को उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है बट वो एंड्रिया के साथ रहती है और दोनों किसी अच्छी जगह के तलाश में निकल जाते हैं जहाँ इनको खाना और पानी दोनों मिल सके। इधर प्रिजन में रिक, डेरल, हर्शल, ग्लेन, टी डॉग और मैगी प्रिजन के दूसरे जगह को स्काउट करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको दवाइयाँ, खाने और हथियार मिल सके। इसी बीच लॉरी डॉक्टर हर्शल से कहती है कि अगर मैं डिलीवरी के टाइम मर गई तो मुझे मार देना बिकॉज हम सभी इन्फेक्टेड हैं एंड आई डोंट वांट कि कोई मेरे वजह से मारा जाए। प्रिजन में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद ही इन लोगों को एक पूरा ज़ॉम्बीज़ का ग्रुप दिखता है जिनको देख सभी पीछे भागते हैं और इसी बीच डॉक्टर हर्शल के पैर में एक ज़ॉम्बी काट लेता है। इसके बाद रिक जल्दी से डॉक्टर हर्शल का एक पैर काट देता है जिसमें ज़ॉम्बीज़ ने काटा हुआ था, बिल्कुल वर्ल्ड वॉर Z के सीन जैसा, ताकि इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ना फैल जाए और वो रीएनिमेट ना हो जाए। इसके बाद सभी डॉक्टर की ब्लीडिंग रोकने में लग जाते हैं और डॉक्टर हर्शल बेहोश हो जाते हैं। वो उन्हें लेकर एक कैफेटेरिया में आते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि वो अकेले नहीं है। उस रूम पर 5 और जिंदा प्रिजनर्स उनको देख रहे हैं और ये देख सभी के होश उड़ जाते हैं। अब एपिसोड 2 शुरू होती है और हम देखते हैं रिक डॉक्टर हर्शल को स्ट्रेचर पर लिटाकर अपने सेल ब्लॉक में वापस ले आता है और डॉक्टर हर्शल की ब्लीडिंग रोकने में सभी लग जाते हैं। इधर वो 5 प्रिजनर्स रिक के ग्रुप को फॉलो करते हुए उनके सेल ब्लॉक तक पहुंच जाते हैं। इन प्रिजनर्स का नाम आगे जानेंगे क्योंकि बहुत बवाल होने वाला है, इसलिए फिलहाल हम उनके अपीयरेंस से ही बात करेंगे। इसके बाद रिक, टी डॉग और डेरल इन प्रिजनर्स को अपने ग्रुप से दूर रखते हैं और ये प्रिजनर्स बताते हैं कि वो पिछले 10 महीने से यहाँ बंद है और उन्हें नहीं पता कि बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी है। इन 5 लोगों को थॉमस नाम का एक बंदा लीड कर रहा है। तो रिक थॉमस को बताता है कि सब खत्म हो चुका है, अब ना आर्मी बची है ना हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं है, बस ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ है और चारों तरफ तबाही का मंजर फैला हुआ है। इसके बाद रिक सभी को बाहर का नजारा दिखाने ले जाता है, लेकिन थॉमस रिक से कहता है कि ये हमारा प्रिजन है, तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, हम यहाँ पहले से हैं। लेकिन रिक थॉमस को समझाता है कि हम तुम्हारे लिए एक सेल ब्लॉक क्लियर कर देंगे जहाँ तुम सब सेफ रहना और सप्लाई हम लोग स्प्लिट कर लेंगे। और रिक साथ ही थॉमस को वार्निंग देता है कि अगर तुम मेरे लोगों के साथ दिखे भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पर थॉमस रिक की बात से सहमत हो जाता है और रिक उन प्रिजनर्स से खाने पीने के सामान ले आता है। इसके बाद लॉरी रिक से पूछती है कि तुमने उन प्रिजनर्स के बारे में क्या सोचा। इस पर रिक कहता है कि वो उन सभी पर ट्रस्ट नहीं करता और अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो वो उन्हें जान से मार देगा। इसके बाद रिक, टी डॉग और डेरल इन प्रिजनर्स को एक सेल ब्लॉक क्लियर करके दे देते हैं
और साथ ही उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे उन्हें ज़ॉम्बिस को मारना है। लेकिन इन प्रिजनर्स की बातों से लगता है ये सभी ज़ॉम्बिस को हल्के में लेते हैं। इसके बाद रिक और बाकी लोग दूसरा सेल ब्लॉक क्लियर करने जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद कई सारे ज़ॉम्बिस इनके सामने आते हैं और सभी इनको मारने लग जाते हैं। और इसी बीच एक ज़ॉम्बी बिग टाइनी को स्क्रैच कर देता है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाता है और थॉमस बिना ज्यादा सोचे बिग टाइनी को मार देता है और उसके चेहरे पर एक खूंखार लुक दिखता है, जिससे रिक और बाकी सभी शॉक थे। इसके बाद रिक और उसका ग्रुप आगे बढ़ते हैं और एक लॉन्ड्री रूम तक पहुंच जाते हैं। उस रूम में एक डोर होता है, उसको खोलते ही बहुत सारे ज़ॉम्बिस उन पर अटैक कर देते हैं और सभी मिलकर उन ज़ॉम्बिस को मारने लगते हैं। इसी बीच थॉमस रिक को 2 बार मारने की कोशिश भी करता है। सारे ज़ॉम्बिस को मारने के बाद रिक को थॉमस पर गुस्सा आ जाता है और रिक बड़े चालाकी के साथ थॉमस के सर पर मशीटी से वार करता है, जिससे थॉमस की वहीं मौत हो जाती है। और ये देख एक और प्रिजनर रिक को बेसबॉल बैट से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिस हो जाता है और वो प्रिजनर जिसका नाम एंड्रयू था वो बाहर कोर्टयार्ड में भाग जाता है। रिक उसके पीछे भागता है और ज़ॉम्बिस के बीच उसे घिरा देख वो गेट को बंद कर देता है। इसके बाद बचे हुए 2 प्रिजनर सरेंडर कर देते हैं और रिक को बताते हैं कि वो थॉमस जैसे बिल्कुल नहीं है। लेकिन रिक नहीं पिघलता और इन दोनों को एक क्लियर सेल ब्लॉक में छोड़ देता है। अब डॉक्टर हर्शल धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और अपनी आंखें खोलते हैं, जिससे सब चैन की सांस लेते हैं। कुछ देर बाद लॉरी और रिक बात करते हैं और लॉरी रिक को जो उसने सभी के लिए किया उसके लिए थैंक्स कहती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो कि आसपास के ही एक जंगल में क्रैश हो जाता है और एपिसोड 2 यहाँ खत्म हो जाती है। अब आने वाला एपिसोड 3 और 4 बहुत ज्यादा जबरदस्त रहेगा और कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मारे जाएंगे। वहीं काफी न्यू कैरेक्टर से भी हम इंट्रोड्यूस होंगे जो इस पूरी सीरीज को आगे और भी थ्रिलिंग बनाने वाले हैं और जिनका आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, इसलिए वीडियो देखते जाओ। एपिसोड 3 के शुरुआत में ही हम देखते हैं कि मिशोन और एंड्रिया एक शेल्टर ढूंढ रहे हैं और तभी उनको एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो कि क्रैश हो चुका है। पबजी अगर खेलते हो तो जिस तरह पबजी में एयर ड्रॉप बॉक्स के गिरने से वहाँ पे आसपास भीड़ हो जाती है, वैसे ही एंड्रिया मिशोन के क्रैश्ड हेलीकॉप्टर तक पहुँचने के साथ ही वहाँ एक और व्हीकल आ जाता है और सभी उस हेलीकॉप्टर को लूटने लगते हैं। ये दोनों लड़कियां देखती हैं कि हेलीकॉप्टर में कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया है, इसलिए जल्दी झाड़ियों में छिप जाती है ताकि व्हीकल से आए हुए लोग उन्हें ना देख पाए। दोनों देखती हैं कि कई सारे लोग वहाँ हैं और उनके पास हथियार भी है। ये लोग उनमें से एक को बचाते हैं जिसका नाम वेल्स था और बाकी क्रू मेंबर्स को मार देते हैं क्योंकि वो रिएनिमेट हो रहे थे। और ये सब मिशोन और एंड्रिया चुपचाप झाड़ियों में से देख रही थी। तभी मिशोन के पालतू ज़ॉम्बी शोर करने लगे और मिशोन अपने ज़ॉम्बिस को मार देती है। अब ये इन ज़ॉम्बिस को इस तरह से क्यों पाली हुई है, इसका जवाब भी हमें आगे देखने को मिलेगा। लेकिन तभी वहाँ पीछे से मर्ल डिक्शन आ जाता है जो डेरिल डिक्शन का भाई है और जो कि सीजन 1 से गायब था। तो एंड्रिया मर्ल डिक्शन को देखकर बेहोश होकर गिर जाती है। फॉर कॉन्टेक्स्ट बता दूं, सीजन 1 के स्टार्टिंग में रिक ने मर्ल के बुरे बिहेवियर के लिए उसे रूफ टॉप पर हैंडकफ्ड कर दिया था और टी डॉग को उसने की दी थी ताकि वो मर्ल को खोल सके। लेकिन टी डॉग से चाबी खो जाती है और वो रिक के साथ वहां से भाग जाता है। सभी लोग सर्वाइवर्स कैंप में शेन लॉरी सबसे मिलते हैं और सभी लोग वापस मर्ल को छुड़ाने का डिसाइड करते हैं। रिक और उसके दोस्त मर्ल को बचाने के लिए रूफ टॉप पर दोबारा जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता और तब से ही मर्ल गायब था, जो कि अब फाइनली मिल गया है। अब बता दूं कि मर्ल एक सरफिरा इंसान है, तो आगे ये काफी कुछ हंगामा करने वाला है। मर्ल के लोग एंड्रिया, मिशोन और वेल्स को वुडबरी ले जाते हैं जो कि एक छोटा सा टाउन है जहां 70 सर्वाइवर्स रह रहे हैं और वहां काफी सारी सप्लाईज और रिसोर्सेज हैं। वहां एंड्रिया का ट्रीटमेंट किया जाता है क्योंकि वो काफी बीमार थी और तभी वहां मर्ल डिक्शन आ जाता है। मर्ल एंड्रिया से इंटरोगेट करता है और अपने भाई डेरिल के बारे में पूछता है। इस पर एंड्रिया कहती है कि मैंने उसको काफी टाइम से नहीं देखा, हम लोग एटलांटा से निकलकर एक फार्म पर रुके थे, फिर वहां ज़ॉम्बिस ने अटैक कर दिया और मैं उससे सेपरेट हो गई। यहाँ मर्ल रिक का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाता है। मर्ल बताता है कि वो कैसे वुडबरी तक पहुंचा और अब वो यहाँ के गवर्नर का राइट हैंड है। इसके बाद ये लोग गवर्नर से मिलते हैं जो कि इनको वुडबरी में रुकने के लिए कहता है, लेकिन मिशोन गवर्नर से अपने सारे वेपन्स वापस मांगती है और यहाँ से जाना चाहती है। इस पर गवर्नर कहता है कि तुम सब कल सुबह निकल जाना, हमने तुम्हें यहाँ बंदी नहीं बनाया बल्कि तुम हमारे गेस्ट हो, जो कि उन्हें काफी ज्यादा सरप्राइज लगता है। वो अभी भी यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन गवर्नर उन्हें कन्विंस करने के लिए एक वुडबरी का टूर करवाता है, जहाँ गवर्नर बताता है कि उसने इस जगह की काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी की हुई है और वुडबरी काफी सेफ है। इसके बाद गवर्नर एंड्रिया और मिशोन को एक रूम देता है, जिससे एंड्रिया काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड लगती है और दूसरी तरफ गवर्नर वेल्स से इंटरोगेट करता है जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में बच गया था। वेल्स गवर्नर को बताता है कि वो नेशनल गार्ड का एक मेंबर है। वो एक रिफ्यूजी कैंप में था जो कि वुडबरी से कुछ ही दूरी पर है। उनके कैंप पर ज़ॉम्बिस का अटैक हो गया था और उसके साथ और भी काफी सारे गार्ड्समैन थे। इस पर गवर्नर वेल्स से प्रॉमिस करता है कि वो उसके बचे हुए साथियों को वापस ले आएगा और वो इसके लिए वेल्स से उसके दोस्तों का लोकेशन मांगता है।
अगली सुबह गवर्नर एंड्रिया और मिशोन के साथ ब्रेकफास्ट करता है और उसे अपने चीफ एडवाइजर से मिलवाता है जिसका नाम मिल्टन है। मिल्टन एंड्रिया से रिक के ग्रुप के बारे में पूछता है। इसके बाद गवर्नर मिशोन और एंड्रिया से कहता है कि हमारे पास खाना है, दवाइयां हैं और हथियार भी है, हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं। उसके बाद मिशोन एंड्रिया को वार्न करती है कि मुझे गवर्नर पर ट्रस्ट नहीं, ये सच मानने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है और हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन एंड्रिया को वुडबरी काफी ज्यादा सेफ लग रहा था और वो मिशोन की बातों पर एग्री नहीं करती और दोस्त को डिच कर देती है। अब गवर्नर अपने आदमियों को लेकर रेफ्यूजी कैंप जाता है जो वेल्स ने बताया और वो पहले तो शांति के लिए व्हाइट फ्लैग दिखाता है और सोल्जर्स को बातों में फंसाता है और तुरंत सभी बचे हुए सोल्जर्स को मार देता है और उनके हथियार और व्हीकल्स चुरा लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि गवर्नर कैसा इंसान है और वो जगह पर राज करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद गवर्नर अपने आदमियों के साथ वापस वुडबरी आता है और वहां सबको झूठ बोलता है कि वहां कैंप में कोई भी नहीं बचा हुआ था और वुडबरी के लोगों को यह एहसास दिलाता है कि वुडबरी उनके लिए कितना ज्यादा सेफ है, विच मीन्स गवर्नर का असली रूप कुछ और है और यहाँ वो कुछ और ही पोर्ट्रे करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर अपने प्राइवेट रूम में है और उसके सामने काफी सारे टैंक्स हैं जिसमें कई सारे ज़ॉम्बीज़ के सर है और वेल्स का भी सर रखा होता है। इसका मतलब कि गवर्नर ने वेल्स को भी मार दिया और इस बात से हम जान पाते हैं कि गवर्नर एक शैतान है। और दूसरी तरफ हमें प्रिजन में दिखाया जाता है कि कोई वहां ज़ॉम्बीज़ को फीड करने के लिए डियर की बॉडी लाता है, मतलब कि थॉमस को मारने के बाद जो प्रिजनर भागकर ज़ॉम्बीज़ के बीच गया था वो अभी तक जिंदा है और रिक के ग्रुप के लिए एक खतरा बन सकता है। और एपिसोड 3 यहाँ खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं वुडबरी को जहां एंड्रिया और मिशोन रुके हैं। मिशोन काफी स्मार्ट है, उससे वुडबरी के गवर्नर पर शक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रिया को जो मर्ल को बताती है कि तुम्हारा भाई डैरल जिंदा है और मर्ल गवर्नर से बात करता है कि वो अपने भाई को ढूंढने के लिए अकेला ही जाना चाहता है। इधर एंड्रिया गवर्नर के साथ ड्रिंक करती है और गवर्नर एंड्रिया को वुडबरी में रुकने के लिए कहता है और इनकी बातों से ऐसा लगता है कि एंड्रिया गवर्नर के प्यार में पिघलने लगी है। जाते जाते गवर्नर अपने रियल नेम फिलिप्स एंड्रिया को बताता है और इसके बाद सीन चेंज होता है और प्रिजन पर आता है जहां कोई अनवांटेड पर्सन जिंदा था और ज़ॉम्बीज़ को फीड कर रहा था। वहीं रिक अपने ग्रुप से इस प्रिजन को अपना घर बनाने के लिए बात कर रहा है। तभी वहां बचे हुए 2 प्रिजनर एक्सेल और ऑस्कर आ जाते हैं। ये दल के काफी साफ है और रिक को बोलते हैं कि हम उस सेल ब्लॉक में नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहां बहुत सारी लाशें सड़ रही हैं और रिक से उसे अपने ग्रुप में लेने के लिए कहते हैं। लेकिन रिक एक्सेल और ऑस्कर को मना कर देता है क्योंकि रिक को इन दोनों पर भरोसा नहीं है और रिक बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। साथ ही ये दोनों इनके ग्रुप के लिए खतरा भी बन सकते हैं, तो रिक अपने ग्रुप से बात करके इन दोनों को प्रिजन के कोर्टयार्ड में रहने को बोलता है जहां ये उसके ग्रुप से दूर रहेंगे और उन लाशों के बीच भी इन्हें नहीं रहना पड़ेगा। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर हर्शल बैसाखी की मदद से चलने लगे हैं, जिसे देख सभी खुश होते हैं और वो कोर्टयार्ड में होते ही हैं। लेकिन तभी प्रिजन के कोर्टयार्ड में काफी सारे ज़ॉम्बीज़ एंटर करने लगते हैं और ये देख सभी घबरा जाते हैं कि ये सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर कैसे पहुंचे। लेकिन रिक और डैरल कोर्टयार्ड के बाहर थे, तो लॉरी, कार्ल और मैगी किसी तरह से ज़ॉम्बी से लड़ते हैं और उनको शूट करते हैं और डॉक्टर हर्शल और बेथ एक सेफ जगह पर चढ़ जाते हैं। इसका मतलब किसी अनजान आदमी ने वहां कोर्टयार्ड का गेट खोल दिया था जिसका किसी को आइडिया नहीं है। तेजी से टी डॉग गेट बंद करता है और ज़ॉम्बीज़ को आने से रोकता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बीज़ पीछे से आकर टी डॉग को बहुत बुरी तरह काट लेता है और टी डॉग कैरल को बचाते हुए प्रिजन के अंदर भागता है। इधर हम देखते हैं कि लॉरी, कार्ल और मैगी सेल ब्लॉक सी में भागते हैं, बट वहां भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं और ये तीनों प्रिजन के और अंदर तक चले जाते हैं। दूसरी तरफ रिक और डैरल कोर्टयार्ड तक पहुंच जाते हैं और वहां सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। तभी प्रिजन का अलार्म एक्टिवेट हो जाता है जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ प्रिजन की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद रिक, एक्सेल और ऑस्कर की मदद से जनरेटर रूम तक जाता है ताकि अलार्म को बंद किया जा सके और वहां पहुंचकर इन्हें वही भागा हुआ प्रिजनर मिलता है जिसका नाम एंड्रू था और जिसने ये सब कांड किया है। एंड्रू रिक को मारने की कोशिश भी करता और दूसरे प्रिजनर ऑस्कर के हाथ में एक गन भी था, मतलब ये पाशा एंड्रू के हाथ में था। वो चाहता तो ऑस्कर को कन्विंस करके रिक को मरवा सकता था, पर ऑस्कर एंड्रू को मार देता है और गन वापस रिक को दे देता है एज अ साइन कि वो ट्रस्टवर्दी है, जिससे रिक भी समझ जाता है कि दे आर ट्रस्टवर्दी, क्योंकि इस टाइम ऑस्कर को रिक को मारने का पूरा चॉइस होते हुए भी उसने नहीं मारा। अब ये लोग किसी तरह अलार्म को बंद कर देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि टी डॉग और कैरल ज़ॉम्बी से घिर जाते हैं और टी डॉग कैरल को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है और कैरल वहां से सेफली निकल जाती है और कहीं छिप जाती है। वहीं कार्ल लॉरी और मैगी को कवर करते हुए एक बॉयलर रूम तक पहुंच जाता है जहां लॉरी को एहसास होता है कि उसके बच्चे की डिलीवरी अभी ही होगी और इसके बाद मैगी लॉरी की मदद करती है, लेकिन लॉरी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो बहुत वीक हो चुकी थी। तभी लॉरी मैगी से कहती है कि वो उसका पेट काटकर बच्चे को जन्म दे, जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल था और इसमें लॉरी की मौत होने वाली थी। वो ये जानते हुए मैगी को उसका पेट चीरने को कहती है और कार्ल ये बात सुनकर रोने लगता है।
वो ऐसा करने से मना करता है, लेकिन लॉरी कार्ल को समझाते हैं कि अपने डैड को देखो और उनकी तरह ब्रेव बनो। इसके बाद मैगी लॉरी की बात मानती है और बच्चे को सेफली डिलीवर कर लेती है। लेकिन यहाँ लॉरी की मौत हो चुकी थी और ये पूरे सीजन का वन ऑफ द इमोशनल सीन होता है। लिटरली मैं भी इस सीन को देखते हुए फील कर पा रहा था, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लॉरी अब इस सीरीज को छोड़कर जा चुकी थी। अब मैगी कार्ल को वहां से चलने को कहती है, बट कार्ल कहता है कि मैं अपनी मॉम को ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो वापस से रीएनिमेट हो जाएंगी। और इसके बाद कार्ल दिल पे पत्थर रखकर लॉरी को शूट कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल और एक ब्रेव मोमेंट था कि कार्ल अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक न्यू बीइंग के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक और बाकी सब कोर्टयार्ड में वापस इस उम्मीद में कि लॉरी, कार्ल और मैगी वापस आ गए होंगे वो मिलने जाते हैं, बट डॉक्टर हर्शल बताते हैं कि यहाँ अभी तक कोई भी नहीं आया है। और तभी वहां दूसरे सेल ब्लॉक से कार्ल और मैगी वापस आते हैं और उनके हाथ में एक बच्चा भी था। रिक कार्ल और मैगी से लॉरी के बारे में पूछता है, बट वो कोई भी जवाब नहीं देते और रिक को समझ आ जाता है कि लॉरी अब इस दुनिया में नहीं है और वो बहुत बुरी तरह वहीं रोने लगता है। कार्ल और बाकी सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया, ये अभी तक का सबसे इमोशनल मोमेंट होता है। दूसरी तरफ हमें गवर्नर दिखता है, जो कि अपनी बेटी को बांधा हुआ है, जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है, और उसको दिखाने के साथ ही एपिसोड 4 खत्म हो जाती है। बाय।